अ, सभी को नमस्कार। बोला। जो लोग विद्या भारती उत्तराखंड के पेज पर और बहुत से अलग अलग सोशल मीडिया के पेजेस पे हम लोगों को देख रहे हैं, सभी को नमस्कार। आज हम लोग कोविड 19 के टाइम में पूरा जो पिछला लॉकडाउन 1 रहा, उसके बाद लॉकडाउन 2 रहा, या कोविड 1 वेव और कोविड वेव 2, उसमें शिक्षा को किस प्रकार से हम लोगों ने चलाया है, कितनी प्रतिबद्धता से हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिक्षा को निश्चित ही प्रभावित नहीं होने दिया, और इस किस प्रकार से उस पर काम किया, क्या हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या चीजें हमको सीखने को मिली, और तत्पश्चात कोविड वेव 3 की जो बात हो रही है उसमें किस प्रकार से हमें चलना है, अगर वो आती है तो क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, गवर्नमेंट से हमारी क्या एक अपेक्षाएं हैं, तो फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी में किस ओर सीखना चाहते हैं, क्या होना चाहिए 21st इरा ऑफ एजुकेशन। तो इन सब चीजों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर खटीमा के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी के साथ वहाँ के पूरे समस्त स्टाफ के भी कुछ लोग जुड़े हैं। तो सभी का इस वेबिनार में, इस प्लेनेट टॉक वेबिनार में सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं एक परिचय कराना चाहूंगा सभी के आगे। श्रीमान भगत सिंह बोरा जी, आपकी शैक्षणिक योग्यता एमए बीएड है। आप 1994 से विद्या भारती के विद्यालयों में विभिन्न दायित्वों पर निर्वाह करते हुए आप उससे पूर्व काला ढूंगी और सरस्वती विवेकानंद विद्या मंदिर मुंसियारी में एक लंबा समय आपने किया हुआ है। विद्यालय एक जो अच्छे विद्यालयों में जिसकी काउंट होती है, वहां तक आपकी ही मेहनत से वह पहुंचा है, और वर्तमान में आप खटीमा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। भगत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस सेमिनार में। और उस विद्यालय के धन्यवाद। समस्त स्टाफ जुड़े हैं। सुनील जी, प्रकाश जी, बसंत जी, होशियार जी, मंजू जी, विजय जी, सुरेश जी, राजेंद्र जी, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। अ, प्रश्न पहला यही है कि किस प्रकार से शिक्षा को चलाया पिछले पूरे साल में आपने, क्या मुश्किलें रही, क्या सीखने का अवसर मिला। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकता है। जी, अभिषेक जी नमस्कार। जैसे शिक्षा सिक्स धातु में अप्रत्यय जुड़ने के बाद बना हुआ एक शब्द है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। जो भी कार्य व्यक्ति के नवीन अनुभव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करते हैं उसे, वही उसके लिए शिक्षा है। इस कोरोना काल में यह जो कोरोना काल आया था, यह भी शिक्षा के संदर्भ में यही गूढ़ रहस्य लिए हुए था। सीखने और सिखाने को सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में इस कोरोना काल ने चरितार्थ किया है। मैं मानता हूँ शिक्षक, अध्यापक पुराना हो सकता है, किंतु उसकी जो टेक्निक है, यानी कि अध्यापन शैली है, वह कभी पुरातन नहीं हो सकती है। इस ओर भी इस कोरोना काल ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और हमें जी वर्तमान चुनौतियों से इन जी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक कौशल विकसित करने का अवसर भी दिया। जी इस कोरोना काल में हम जो पहले तकनीकी के क्षेत्र में बहुत अनुभव नहीं रखते थे, लेकिन इसने हमें वीडियोज़ के माध्यम से या फिर जी गूगल मीट के द्वारा या इस जी जूम ऐप के द्वारा शिक्षण जी कराने का जो तकनीकी है, उसको सीखने के लिए विवश किया और हम्म, हम अपने अधिकारियों के कुशल नेतृत्व में, हम्म, मार्गदर्शन में इसको सीख सकने में सफल भी रहे। जी जी जी
बहुत धन्यवाद। जहां तक अ, शिक्षण का अनुभव है, जी अध्यापन का, इस कोरोना काल ने हमें खट्टे और मीठे कई प्रकार के अनुभव दिए हैं, लेकिन हम अपनी रीति नीति के अनुसार मीठे ही अनुभवों की चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि जो जी अन्य प्रकार के अनुभव हैं उसको हम अपने मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन से और आप पृथ्वी कुलम जैसे तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से कैसे हम अपने अनुकूल कर सकते हैं, ये इस पर भी हमें काम आगे करना ही है। जी थोड़ा सा कुछ भैया बहनों के बीच में जब हमें समय मिलता है, उसके बाद हम गृह संपर्क के द्वारा, जो हमारी विद्या भारती की रीड है उसके द्वारा हम गृह संपर्कों में भी जाते हैं, जो हमारे द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन है उसको हम तो अधिकांश भैया बहनों के द्वारा उसको किया गया है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कुछ अनुपात में नहीं किया है, तो उसको भी हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर के यह बहुत कुछ सीखने का एक अवसर भी हमको दे गया है। जी। बहुत धन्यवाद। आपने अ, कोशिश की समग्र करने की। इससे बस क्वेश्चन जुड़ा है कि किस प्रकार से मतलब चीजें चली। जैसे लॉकडाउन हुआ तो आपने किस प्रकार से शिक्षण को एकदम से कोशिश की कि पहला स्टेप ये लेते हैं, दूसरा ये, और कैसा रहा, मतलब पूरा समय कैसा रहा, शिक्षण कितना पहुंचा पाए हम, और क्या लगा कि हाँ कम से कम शिक्षा को हमने प्रभावित तो हुई है परंतु हमने पूर्ण कोशिश की पहुंचाने की। बोलिए, बोलिए। जी बसंत जी, जी बताइए। जी, जी अभिषेक जी। प्रारंभ में क्योंकि ये एक नया अनुभव था, तो धीरे-धीरे हमारे लिए विद्या मंदिर खटीमा के लिए तो थोड़ा-सा एक जी कोरोना काल में ये थोड़ा-सा एक उधर जो जी बहुत बड़े अनुभवी प्रधानाचार्य जी हैं थे, वो है सेवानिवृत्त हो गए, और वर्तमान श्रीमान बोरा जी ने 6 जुलाई को चार्ज लिया था। तो उससे पहले जी उस दौरान उस बीच में हम थोड़ा वीडियो के माध्यम से कर तो पा रहे थे, लेकिन आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने आने के बाद एक विशेष ऊर्जा दी, तो हम उनके कुशल नेतृत्व से फिर हम ऑनलाइन जो वर्चुअल क्लासेज हैं, उनके माध्यम से भी भैया बहनों से सीधे जुड़ते चले गए, और हमने पेरेंट्स मीटिंगें भी की और अभिभावकों का भी फीडबैक लिया, तो उनसे भी सहयोग मांगा, क्योंकि वो उस समय अध्यापक के साथ साथ एक जो अध्यापक का कार्य है अभिभावक के साथ साथ दोहरी भूमिका वो निभा रहे थे, तो ठीक ठाक उनकी तरफ से भी सहयोग ठीक आया, तो अभी तक हम ठीक चला पाए हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी हम अच्छा ही कर पाएंगे। जी। जी जी बहुत धन्यवाद। अगले एक प्रश्न की ओर चलता हूँ कि पहले और दूसरी वेव से बहुत से एक्सपीरियंस हम लोगों को आए हैं कि शिक्षा को इस प्रकार से चलाया जा सकता है। मान लीजिए कि पहला पक्ष एनालिटिक्स ही है, कि मान लीजिए हमारी कक्षा है, उस कक्षा का एग्जैक्ट डेटा अपने पास होना चाहिए कि भाई 10 बच्चों के पास मोबाइल है तो 15 बच्चों के पास मोबाइल प्लस इंटरनेट है। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल सिर्फ इतने समय में रहता है। 5 बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास इंटरनेट निश्चित समय में रहता है। तो इन सब पार्ट को हमने सीखा है पिछले कुछ समय में। तो अगर कोविड वेव 3 आती है या विद्यालय भी शुरू हो सकते हैं, अनिश्चितताओं की स्थिति है, एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या होगा, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है, नए एकेडमिक सेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या ग्राउंड पे तैयारियां हैं? जी उसका भाई साहब जी नमस्कार। आवाज आ रही है भाई साहब? सर जी जैसे भाई कि साहब आ रही है, कार्य बताइए। वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए प्लानिंग, वर्तमान सत्र की प्लानिंग के लिए वैसा गत वर्षों की भांति विद्यालय की योजना का निर्माण आदरणीय प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। वर्तमान सत्र में विद्यालय योजना निर्माण से पूर्व स्थानीय समुदाय परिस्थितियों एवं संसाधनों का अवलोकन कर जानकारी एकत्र कर रहे हैं और करेंगे। जिस कार्य को करने में हम लगे हुए हैं, योजना निर्माण में अध्यापकों जैसे अभिभावक, विद्यार्थियों और समुदाय का सहयोग ले रहे हैं। जैसे विद्यालय योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेखकरण व दर्शन है, जिसके बिना सफल विद्यालय का निर्माण अत्यंत मुश्किल है। विद्यालय योजना के द्वारा ही विद्यालय के काम हो। वर्तमान जैसे परिदृश्य के अनुसार शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक लक्ष्यों के साथ वातावरण निर्माण,
विभागीय कार्यक्रम, जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये सब विद्यालय योजना में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतर प्लानिंग के लिए बेहतर जानना महत्वपूर्ण है। बेहतर प्लानिंग के द्वारा बेहतर शिक्षा देने का कार्य किया जाएगा और किया जा रहा है हमारे विद्यालय द्वारा। दूसरी ओर हम बात करें, कोविड-19 के चलते सभी स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा को अपनाया, लेकिन बच्चों के अभिभावकों को जब हम गृह संपर्क में जाते हैं तो उनका कहना होता है कि यह एक सब अस्थायी इंतजाम से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वर्तमान समय में भी विद्यालय नहीं खुलते हैं तो डोर टू डोर संपर्क की व्यवस्था हमारे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। इसका प्रथम चरण हमारे विद्यालय के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। गृह संपर्क के द्वारा प्रत्येक बच्चे की जानकारी, समस्या, यह जो है डोर टू डोर संपर्क करके हमने कर लिया है। इसके अंतर्गत हम छात्र छात्राओं के घर जाकर कार्य निरीक्षण करना, माता पिता से संवाद करना, जानकारी लेना भैया बहनों की, आदि कार्य को कर रहे हैं। हमारा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण बेहतर तरीके से कर रहा है वर्तमान समय में। जिन छात्र छात्राओं के पास गरीबी के अभाव में स्मार्टफोन आदि नहीं है, उन्हें ऑडियो कॉल के द्वारा भी शिक्षण कराया जा रहा है। हमने एक प्रयोग किया, ऑनलाइन परीक्षा कराई है, इसकी व्यवस्था की, तो इसका अच्छा परिणाम हमारे सामने आया और जो सफल रही। बच्चों के विकास के लिए समय समय पर प्रतियोगिताएं हमने कराई। नृत्य प्रतियोगिता होगी, निबंध लेखन हो गया, चित्रकला होगी, भाषण हो गया, योग प्राणायाम, ये हमने प्रतियोगिताएं भी कराई जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए। जहां तक हम तीसरी लहर की बात करते हैं, बच्चों पर कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार, मेरा मानना है कि सरकार अलग से योजना बनाए। ऐसे स्थान जहां न अस्पताल हैं, न प्रशिक्षित बाल चिकित्सक हैं, वहां बच्चों को बचाना मेरे हिसाब से सरकार का दायित्व होना चाहिए, संबंधित राज्य सरकारों के साथ। जी जी, मैं बड़े इसमें स्तर भाई पर साहब एक प्रश्न थोड़ा ऐड करना बच्चों को चाहूंगा लेकर। आप सरकार पर। जी जी, जी आप सरकारों पर आ गए। जी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, शिक्षा के लिए कोशिशें की गई, जी गाइडलाइंस भी जारी की गई, जी कुछ जी चैनल्स भी चलाए गए शिक्षा के लिए। जी ये सब कितना उसका परिणाम निकला उसके इवैल्यूएशन में हम नहीं जाएंगे, परंतु वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान शिक्षा के परिदृश्य को देखते हुए, आप लोगों की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं और क्या सरकार के लिए सुझाव हैं, खासकर शिक्षा को लेकर कि क्या होना चाहिए? जी सरकार से प्रकाश जी सुझाव बोलेंगे। हमारा ये होना जी चाहिए भाई कि साहब। सरकार जो है विद्यालय खोलने की ओर थोड़ा ध्यान दें। जैसे कोविड नियमों का पालन करते हुए अगर बच्चे स्कूल में आ जाएं तो फेस टू फेस उस पढ़ाई का महत्व ही अलग है जो ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है। मेरा मानना तो ये है। सत्य है, सत्य है। जी, और कोई इस पर जहां अपनी राय तक रख सकता है? जी तीसरा जी भाई प्रश्न साहब है, प्रणाम। तीसरा बिंदु है जी, इसमें प्रकाश विद्यालय जी और बता रहे हैं भाई साहब। शिक्षा की आगे बढ़ाने वाली बात। हाँ भाई किस साहब, प्रकार प्रकाश हम जी अपने कुछ विद्यालय। पॉइंट्स रख रहे हैं, उसके बाद आप आ जाइएगा। जी भाई साहब, प्रकाश जी कुछ बता रहे हैं। जी भाई साहब प्रणाम। नमस्कार। जैसा कि जी अभी प्रकाश तक, जी। जी 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 भाई साहब आवाज आ रही होगी। जी, आ रही है अब। जी, जैसा कि अभी तक दो बिंदु पर विचार किया गया कि कोरोना काल में हमने क्या-क्या कार्य किए, किस प्रकार से हमने ऑनलाइन शिक्षण भी किया, और उसके बाद जैसे कि आचार्य जी अभी बता रहे हैं, उसके बाद अब बात ये आती है कि हम लोग घर-घर जाकर जो संपर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गार्जियन से संपर्क होता है और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी हमको मिल रहा है। तो इसी सबसे जी पहली बात जो आती है मेरे विचार से, वो है जी सुरक्षा की, कोरोना काल में। तो जहाँ जी तक मैं सोचता हूँ कि राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छी शिक्षा इसके लिए व्यवस्था कर रखी है टीकाकरण की, ताकि हम संक्रमण जी से बच सकें। कितने चाहे हम जितने परसेंट तक भी बच रहे हैं तो बच रहे हैं। एक माइंडली हमारे अंदर बन गया है कि हम लोग संक्रमण से बच रहे हैं। हम्म, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार से जहाँ पर अभी टीकाकरण नहीं हो पाया है, अभी कुछ जी परसेंट लोग बच गए हैं, तो वहाँ पर भी टीकाकरण की व्यवस्था करवाएँ तो बहुत ही बेहतर रहेगा, जी और ताकि अधिक से अधिक जो है इसमें लोग सुरक्षित रह सकें। उसके बाद जो दूसरी बात आती है, ताकि क्योंकि हमारे जो विद्यालय में है, जैसे हमारे विद्यालय में 18 वर्ष से नीचे के ही विद्यार्थी अध्ययन करते हैं।
तो इनके लिए अभी जी। कोई भी ऐसा टीका या कोई भी ऐसा सुरक्षा का कोई भी बंदोबस्त मेरे को लगता है कि नहीं है। तो इनके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार से अगर राज्य सरकार कहे कि इनके लिए भी कोई ऐसा टीका अति शीघ्र आ जाए, तो मेरे ख्याल से यह स्कूल खोलने में और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हो। और जी, और उसके बाद एक जो समस्या आ रही है, वो है कि जैसा कि पिछले कोरोना काल में हमने देखा, कई बार अलग-अलग बयान आ रहे थे उत्तराखंड सरकार की ओर से, फीस की कोई जी। स्पष्ट नीति नहीं निर्धारित की गई। कुछ बयान आए थे पहले पेपर में कि शुल्क नहीं लिया जाएगा जी। और उसके बाद आए कि शुल्क लिया जाएगा। फिर कहा गया कि शिक्षण शुल्क लिया जाएगा, अन्य शुल्क नहीं लिए जाएँगे। तो इस पर वर्तमान काल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि समस्या तो सभी के साथ है, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो आचार्य हो। तो एक स्पष्ट नीति तैयार की जाए शुल्क के प्रति उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और इस समय जो हम कोरोना काल में विद्यालय परिवार के आचार्यगण भी या जो भी कर्मचारी हैं विद्यालय परिवार के लोग जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन पर भी कुछ आर्थिक समस्या को देखते हुए भी कुछ विचार करें तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। अब जो अगला मेरा है, अब मैं आता जी। हूँ आगे शिक्षा के क्षेत्र में इस समय हम लोग ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं। तो इसमें क्या जी। है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, संपर्क करते हैं वहाँ पर फेस टू फेस, जी। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास कीपैड वाला जी। मोबाइल है या उनके पास में घर परिवार में एक जैसा कि अभी आपने ये बात कही थी, तो केवल एक ही मोबाइल है। क्योंकि जो है पेरेंट्स जो है चले जाते हैं काम पर, सभी वर्ग के लोग हैं, मज़दूर वर्ग के भी हैं, जी। तो अधिक मोबाइल लेने की उनकी क्षमता नहीं है, एक से ज़्यादा मोबाइल भी वो रख नहीं सकते घर में। तो जी। ऐसे और तो इनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि कोई ऐसे गरीब वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि एक कोई ऐसा जो जी। है मोबाइल जो है स्मार्ट मोबाइल उनको दे दिया जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था चाहे स्कूल के ही माध्यम से वो प्रदान करें और उसका पूरा जी। विवरण दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा डाटा की भी व्यवस्था कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो डाटा में कुछ न कुछ उनको छूट दें या इस प्रकार से कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें अगर तो बहुत बेहतर होगा। अब एक बात जी। और मैं यहाँ पर भाई साहब कहना चाहूँगा कि विद्यालयों में भी इस समय जो है हमें डाटा की समस्या आती है और एक तो सिग्नल की भी प्रॉब्लम आती है कभी-कभी, बहुत ज़्यादा। तो अगर विद्यालयों में जो है वाई-फाई सिस्टम प्रोवाइड करवा दें, जी। तो कोरोना काल में और तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और जी। विद्यालयों में जो है सैनिटाइज़र की व्यवस्था, इसमें पॉइंट्स तो जी। काफ़ी हैं, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए मैं कुछ ही बिंदु जो मुख्य-मुख्य हैं उनको बताना चाह रहा हूँ। जी। और विद्यालयों में जो है सैनिटाइज़र की एक सैनिटाइज़र स्टेशन बनाया जाए, सैनिटाइजिंग स्टेशन। जैसे कि हम लोगों ने तो अपनी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है। कुछ बच्चे छूट जाते हैं, तो मैं एक दिन देख रहा था किसी जगह पर कि एक ऐसा सैनिटाइजिंग स्टेशन एक बनाया गया था कि बच्चा अगर उसके बीच से निकलता है, तो अपने आप उस पर जो है स्प्रे आता है। तो इस तरह का मतलब सैनिटाइज़ हो जाता है पूरा बच्चा। तो एक इस तरह का भी अगर कुछ हो जाए, तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और पूरी लगन और विश्वास के साथ पूरे अपने जो है कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएँगे बच्चे भी, छात्र भी और आचार्य परिवार। धन्यवाद। जी। आपने अच्छे सुझाव दिए कि वैक्सीनेशन से लेके इंटरनेट कनेक्टिविटी, जी, हार्डवेयर से लेके सैनिटाइजेशन, तो जी, बड़ा, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर हैं, आपको वर्त बिल्कुल ग्राउंडेड सिचुएशंस पता है कि कैसे क्या चीजें होनी चाहिए। तो जी, इसलिए ये सत्र चल भी रहे हैं जिससे सब लोगों को एक जो लोग हमें देख भी रहे हैं और खासकर प्रांत के पास भी एक गाइडलाइंस बनाने के लिए ग्राउंड के विचार आ जाएं कि इस प्रकार से चीजें संभव हैं। आपने बहुत अच्छे से रखा। मैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलता हूं क्योंकि समय की एक बाध्यता है। टेक्नोलॉजी जैसा हम लोग लंबे समय से कहते रहे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षा संभव है, टीचर्स को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कंटेंट के लिए। आप कोरोना काल में देखें अगर, तो इन सब चीजों की ही हमें जरूरत पड़ी कि हमें वर्चुअल क्लासेस से लेके कंटेंट बनाना पड़ा और डिफरेंट टाइप्स के टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ा। शिक्षा नीति में वेब प्रेजेंस का बहुत अच्छा जिक्र है कि वेब एनईपी 2020 में कि विद्यालय का वेब प्रेजेंस होना चाहिए। तो उस ओर भी आप कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होंगे। अब एज ए प्लैनेट स्कूल संस्था या पृथ्वी कुल संस्था या प्रांत की आईटी टीम होने के नाते आप लोगों के क्या सुझाव हैं कि मान लीजिए कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करना चाहिए और आगे जिसमें टीचर्स को एजुकेशन टूल्स से लेके
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अपना हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, समय आ गया है मुझे लगता है। तो क्या सजेशंस हैं आप लोगों के लिए शिक्षा में टेक्नोलॉजी के लिए? आपकी हम लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं, या प्रांत से क्या अपेक्षाएं हैं कि किस ओर हमें बढ़ना चाहिए? जी, कोई भी अनम्यूट करके अपना कुछ भी विचार रख सकता है कि कैसे क्या होना चाहिए टेक्नोलॉजी को लेकर, हम कैसे अपनी स्किल्स अपग्रेड करें, उसमें किस प्रकार की आपको सहायता चाहिए? भाई साहब, मैं इस पर थोड़ा सा कहना चाहूँगा। जी तो जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि अधिकांश जो एडवांस स्कूल माने जाते हैं, नगर के हम लोग देख रहे हैं उसको, तो वहाँ पर क्या है कि बुक्स का जो है पढ़ाने का सिस्टम वो तो ठीक है, उसके साथ-साथ ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ वो लोग कर रहे हैं, जिसमें जी प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लासेज। और मुझे जी लगता है कि हमारे यहाँ पर तो स्मार्ट क्लासेज भी नहीं है, और अन्य विद्या मंदिरों की बात शायद मैं नहीं कह सकता हूँ। तो इसको अगर ये जी स्मार्ट क्लासेज और ये प्रोजेक्टर की उचित व्यवस्था इस प्रकार से करवा दी जाए, तो ये बच्चों को समझाने में, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो भैया-बहन हैं, वो जी ऑडियो विजुअल की सहायता से बहुत जल्दी उसको सीखते हैं। हम देखते हैं ना, घर में भी बच्चे जो होते हैं वो कोई कहानियाँ देखते हैं, आजकल मोबाइल में हम कभी-कभी देखते हैं, तो बहुत जल्दी उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम उसको जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे, तो जल्दी वो समझ जी पाएँगे। और हम मेरे ख्याल से एक किताबी एजुकेशन को प्रैक्टिकल एजुकेशन बनाने में भी सक्सेस रहेंगे इस। जी जी, जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। कोशिश हो रही है प्रकाश जी, एक लर्निंग जी, मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की, जिसमें अपने ही जो 6-7 हजार आचार्य हैं, पूरा परिवार है हम लोगों का, उसमें ही वो जी, सब्जेक्ट अनुसार बेस्ट ऑफ द कंटेंट बनाए, जिला केंद्रों से कैसे कंटेंट बन सकता है, अपना ही एक एजुकेशन हब जिसे कहते हैं, काइंड ऑफ एप्लीकेशन कहें, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कहें, कुछ भी। और उस साथ में टीचर्स को कैसे अपग्रेड किया जाए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचर्स, शिक्षा नीति में ये जी, कहती है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टीचर्स होना चाहिए। तो जी, इन सब चीजों को लेकर हम पॉलिसी बहुत जल्दी बना रहे हैं, प्रांत में एक बड़ी मीटिंग्स इसको लगातार चल रही है, और जल्दी जी, इसमें कि टीचर्स की कैसे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए टेक्नोलॉजी टूल्स को लेकर, इन सब चीजों जी, को लेकर चर्चा चल रही है। आप सब लोगों से सजेशंस मिले, मैं अंत में माननीय प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि सब चीजों को कंक्लूड करें। और जी, माननीय श्री भगत सिंह बोरा जी। धन्यवाद। जी पृथ्वी कुलम की जो टीम है, उसने इस सीमांत क्षेत्र के विद्यालय को इस फेसबुक लाइव में हम लोगों को जोड़ा। इसके लिए मैं पृथ्वी कुलम टीम का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और आशा ही जी नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि पृथ्वी कुलम भविष्य में भी इस विद्यालय को आईटी के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। जो वर्तमान जी शिक्षा की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए समय समय पर जी हम लोगों का जो मार्गदर्शन कर हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और इस सीमांत क्षेत्र के भैया बहन, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लगभग 50% से अधिक भैया बहन थारू समाज के भैया बहन, इससे मैं एसटी वर्ग के भैया बहन और एसटी वर्ग के भैया बहन और जी अल्प न्यूनतम आयु वर्ग के भैया बहन हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, जिससे कि हम जी जो है हमें जो है आईटी का जो क्षेत्र है वहाँ से सपोर्ट मिले, और हम गांव-गांव में जाकर जो है इस काम को आगे बढ़ाएं। और जो शिक्षा के लिए जो आपने कहा हमको कि जिन बच्चों के पास नेट नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, उसके लिए भी हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं। जो हमारे आचार्य जी ने कहा कि अभी हमारा जो थर्ड वेव है, अगर उसकी संभावना होती है, उसके लिए हम लोगों ने योजना बना रखी है कि हम उसमें कैसे कार्य करके जो है आगे बढ़ेंगे। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि हमें भविष्य में भी पृथ्वी कुलम जो हमारी टीम है इसका मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे कि हम सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। और मैं आभारी हूँ आपकी टीम का, आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया और भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आपका समय समय पर हम लोगों को निश्चित मार्गदर्शन आपका भी मिलता रहता है। हम निश्चित ही, मुझे लगता है कुछ आचार्य जो कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं, हम लोग कोई ग्रुप जी, बना के भी जुड़ सकते हैं, जिससे देश में, विश्व में, भारत में, स्टेट्स में, उत्तराखंड में किस प्रकार के शिक्षा के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, सीधा हम आप जी, लोगों के साथ भी साझा कर पाए। तो हो सकता है कि जी, सीधा प्रधानाचार्य जी से तो हम जुड़े ही हैं, साथ में कुछ आचार्यों के साथ भी कोई मिनी ग्रुप बना के आईटी का हम जी लोग जी चीजों को बढ़ा सकते हैं।
तो निश्चित ही भाई। पूरा वेबिनार अच्छा रहा, सब लोगों ने हमें सुना, बहुत सी कमेंट्स मिल रही हैं। आप लोग इसे फेसबुक पर पुनः भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।